हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शमीम अहमद और आज हम लोग एएमईएस के इनसेम का सेकंड पार्ट कवर करने वाले, जो एडवांस माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम एसपीपीयू में टी इलेक्ट्रिकल में जो सब्जेक्ट है उसकी सेकेंड यूनिट आज हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से निपटा सके, अच्छे से पढ़ के आना। बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही है इस सेमेस्टर का, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं इसमें। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होता है आईओ पोर्ट से। दो ही टॉपिक हैं इसमें, कुछ भी नहीं है। सेकेंड यूनिट में सिर्फ दो टॉपिक है, आईओ पोर्ट्स और टाइमर जीरो की प्रोग्राम, ठीक है। अब खत्म करने को तो बहुत थोड़े से भी टॉपिक हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। जैसे हर पोर्ट में जो हमारे पास टोटल कितनी पोर्ट है इसमें, टोटल हमारे पास पिकेटीन एफ जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितनी पोर्ट है, और स्पेसिफिकली कहें तो पिकेटीन एफ 458 जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, क्योंकि उसी के बेस पे सारी चीजें चल रही हैं, आपके सिलेबस में वही है। तो उसमें टोटल हमारे पास 5 पोर्ट थी, ठीक है। 5 पोर्ट में से कौन कौन सी, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसमें ए पोर्ट जो थी हमारी कितने पिन की थी, ए पोर्ट हमारे पास 7 बिट्स की थी, ठीक है। ई पोर्ट हमारे पास 4 बिट की थी। बाकी तीनों की तीनों बिट, बाकी तीनों पोर्ट बी सी डी वो हमारे पास तीनों की तीनों 8 बिट की, ठीक है। तो 8 बिट की पोर्ट है हमारे पास तीन, एक 6 बिट, एक जो है वो 7 बिट की है, एक 4 बिट की है। लेकिन इन सारी पोर्ट्स में, सारी की सारी पोर्ट्स में कुछ चीजें कॉमन होती, ठीक है। तो जैसे हर पोर्ट का 3 रजिस्टर्स हैं, हर पोर्ट के पास 3 SFR है। मैंने ट्रिसेक्स लिखा है यहाँ पे। ट्रिसेक्स का मतलब ट्रिस ए, ट्रिस बी, ट्रिस सी, ट्रिस डी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर पोर्ट के पास 3 SFR है, ट्रिस, पोर्ट और लैटेक्स, ठीक है। ट्रिसेक्स क्या करता है, ट्रिसेक्स डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ट्रिसेक्स में, और तीनों मतलब सेम 8 बिट के हैं हमारे पास। तो ट्रिस में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो सारी की सारी बिट एड्रेसेबल होती है, सारी पोर्ट हमारे पास बिट एड्रेसेबल है। तो ट्रिस जो हमारा रजिस्टर है उसमें हर एक बिट एक पिन को डिफाइन करता है, कि अगर वो बिट 0 है इसका मतलब वो पिन आउटपुट है, अगर वो बिट 1 है इसका मतलब वो पिन इनपुट पिन की तरह यूज हो रही है। समझ आई बात। जब ट्रेस रजिस्टर में अगर कोई बिट ना 1 है, इसका मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग पिन जो है वो इनपुट पिन होगी, और अगर कोई बिट 0 है इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पिन आउटपुट पिन होगी, ठीक है। तो ऐसे जैसे ट्रिस ए रजिस्टर है, अगर ट्रिस ए रजिस्टर में हमने 1111 डाल दिया, इसका मतलब पूरी पूरी ए पोर्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं एज एन इनपुट पोर्ट, ठीक है। अगर इसमें पूरा पूरा 0 डाल दिया, इसका मतलब पूरी ए पोर्ट को हम लोग 0 की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पोर्ट एक्स रजिस्टर होता है। पोर्ट एक्स रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पिन से हमारी। तो जो पिन की वैल्यू होगी वो पोर्ट एक्स रजिस्टर की वैल्यू होगी। तो जब भी हमें पिन को रीड करना होता है हम पोर्ट रजिस्टर को रीड करते हैं, ठीक है। नॉर्मली 8051 में भी हम लोग यही करते थे, जब भी हमें पता करना होगा पोर्ट पे क्या वैल्यू, हम पोर्ट रजिस्टर को रीड करते थे। तो जब भी हम पोर्ट रजिस्टर को रीड करेंगे हमें पिन की वैल्यू मिलेगी, पिन पे इस वक्त क्या है, कौन सी पिन हाई है, कौन सी पिन लो है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास लैटेक रजिस्टर होता है। लैटेक यानी लैच रजिस्टर होता है हमारे पास। जब हमें कोई चीज राइट करनी होती है तो हम इस रजिस्टर में राइट करते हैं। हम लोग राइट तो करते हैं पोर्ट रजिस्टर में, लेकिन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके स्टोर होती है। जो भी चीज हम लोग पोर्ट रजिस्टर में हम लोग राइट कर रहे हैं तो वो आउटपुट लैच में स्टोर होती है ना। और क्योंकि भाई माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर तो एक बार आउटपुट देके छोड़ देगा, हमेशा देता तो नहीं रहेगा, लेकिन पोर्ट पे वो वैल्यू हमेशा रहनी चाहिए जब तक कि अगला कोई इनपुट नहीं आ जा रहा, सही है। तो इसलिए वहां पे पोर्ट्स के साथ में लैचेस लगे होते हैं, तो उन लैचेस में ये वैल्यू स्टोर रहती है, ठीक है। तो वो उन लैचेस को हम लोग लैच एक्स रजिस्टर से यूज करते हैं। तो लैट ए, लैट बी, लैट सी, ये हमारे लैच रजिस्टर्स हैं। तो ये जो रजिस्टर हैं वो हमें अलग अलग पिन पे, इंडिविजुअल पिन पे हम लोग डेटा राइट कर सकते हैं, और जब हम इसमें राइट करेंगे तो वही चीज हमारी जो है पोर्ट पे जाकर के शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हर रजिस्टर के लिए, हर पोर्ट के लिए हमारे पास 3 रजिस्टर है। अब पोर्ट ए जो है वो हमारा एडीसी के साथ है। पोर्ट ए हमारी एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ठीक है। तो पोर्ट ए की 6 पिन जो है वो एडीसी के चैनल्स के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। 0 से लेके 4 तक चैनल हमारे पास पोर्ट ए में होंगे एडीसी के। एडीसी के टोटल कितने चैनल थे, एडीसी के टोटल 8 चैनल थे, सही है। तो इसलिए पोर्ट ए की एक जो पिन है RA4, वो टाइमर 1 के क्लॉक इनपुट के साथ भी मल्टीप्लेक्स रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एनालॉग इनपुट के चैनल है, एक हमारे पास क्लॉक के इनपुट का, टाइमर के क्लॉक के इनपुट के साथ मल्टीप्लेक्स है, और एक जो लास्ट वाली होती है हमारे पास 7th पिन, तो वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ऑसिलेटर के साथ मल्टीप्लेक्स रहती है। तो जब हम लोग ऑसिलेटर यूज नहीं कर रहे होते हैं, सीधे क्लॉक इनपुट यूज करें, तब हम लोग उस पिन को यूज कर सकते हैं, वरना वो पिन यूज नहीं होगी, ठीक है।
पोर्ट बी जो है हमारी यूनिवर्सल एडीसी, जो एडीसी वाला था हमारे पास बाकी के, वो हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। इसके अलावा इंटरप्ट्स के साथ में मल्टीप्लेक्स रहती है। पोर्ट सी में हमारी टाइमर के क्लॉक्स और सीसीपी सीरियल पोर्ट और I2C मतलब जो हमारी सीरियल पोर्ट होती है उसके साथ मल्टीप्लेक्स रहती है। पोर्ट डी हमारी पैरेलल स्लेव ऑपरेशन के लिए यूज होती है। और पोर्ट ई हमारे पास एडीसी के जो बाकी चैनल्स थे, ये वाले जो एडीसी है उसके बाकी चैनल्स, ये यूनिवर्सल एडीसी कुछ और है, देखेंगे अभी आगे आएगा। ये एडीसी चैनल हमारे 5 to 7 वाले जो बाकी बचे थे वो हमारे पास पोर्ट ई में होते हैं, ठीक है। WR राइट और क्लॉक सेलेक्ट सिग्नल्स भी हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। आ जाएगा अभी, आए परेशान मत हो। ये हमारा पिन डायग्राम है, ठीक है। इस पिन डायग्राम में अब एक एक करके, जैसे ये हमारी RA पोर्ट है, तो RA पोर्ट में आप देख रहे हैं RA1 AN1 के साथ है, RA2 AN2 V रेफरेंस माइनस, AN3 V रेफरेंस प्लस। दरअसल हमारे पास जो एडीसी होता है उसमें हमें रेफरेंस वोल्टेज भी देनी पड़ती है। जैसे अगर हमने किसी एडीसी में रेफरेंस वोल्टेज नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस प्लस हमारा 5 वोल्ट होता है, रेफरेंस माइनस हमारा 0 वोल्ट होता है। जो सप्लाई वोल्टेज होते हैं वो रेफरेंस प्लस और रेफरेंस माइनस वो अपने आप ले लेता है। लेकिन अब जैसे 10 बिट का एडीसी है, तो 10 बिट का एडीसी यानी 2 की पावर 10 यानी 1024 लेवल्स होंगे। तो ये इस 5 वोल्ट को 1024 लेवल में डिवाइड करेगा, सही है। तो इसका रेजोल्यूशन होगा बहुत छोटा, छोटे से वोल्टेज के चेंज से भी ये आउटपुट अपना चेंज कर देगा, सही है। तो ऐसे ही अगर इस 5 वोल्ट की जगह हमने वी रेफरेंस माइनस पे -5 दे रखा है, प्लस पे +5 दे रखा है, तो अब हमारा जो रेंज होगा वो 10 वोल्ट हो गया। तो अब इस 10 वोल्ट को ये 1024 से लेवल्स में डिवाइड करेगा। समझ आई बात। रेफरेंस वोल्टेज किस लिए काम आता है एडीसी में, कि जो हमने रेफरेंस वोल्टेज दिया, रेफरेंस माइनस हमने दिया, मान लो -2 दे दिया, और रेफरेंस प्लस हमने +2 दे दिया, तो अब जो हमारे पास रेंज हो गई एडीसी की, तो वो जो एनालॉग सिग्नल डिटेक्ट करेगा वो -2 वोल्ट से लेके +2 वोल्ट तक के एनालॉग सिग्नल वो डिटेक्ट कर सकता है। और उन एनालॉग कितना रेंज हुआ, 4 रेंज, तो 4 वोल्ट, इन 4 वोल्ट को वो डिवाइड करेगा 1028 लेवल्स में, और उसमें से हर एक लेवल के अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जैसा भी उसे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो वो रेफरेंस, अगर हम वो रेफरेंस वोल्टेज देना चाहते हैं तो हम वो इन वाली पिन पे देते हैं, RA2 RA3 पिन, ठीक है। और ये अगर रेफरेंस हम लोग वोल्टेज देंगे तो हम लोग एनालॉग चैनल 2 और 3 यूज नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो भी उसी के साथ में मल्टीप्लेक्स। RA4 हमारी टाइमर 0 क्लॉक इनपुट के साथ मल्टीप्लेक्स रहती है। RE0 है हमारे पास, जो अब यहाँ से ई पोर्ट स्टार्ट होगी। RA5 यहाँ तक आ गया, 0 से लेकर 5 तक 6 पिन हो गई हमारे पास। सातवीं पिन मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे RA6 होती है, कहाँ गया RA6, ऑसिलेटर के साथ, जरूरी नहीं है इसको यूज करें, ठीक है। फिर हमारे पास RE1 RE2 और RE3 का है, RE0 RE1 RE2, अच्छा हाँ 3 ही पिन होती है, सॉरी RE, ई पोर्ट में हमारे पास 3 पिन होंगी, RE0 RE1 और RE2। और इन तीनों पिन हमारे पास AN5 AN6 और AN7 एनालॉग चैनल जो है हमारे पास उनके साथ मल्टीप्लेक्स रहती हैं। और रीड बार और क्लॉक सेलेक्ट सिग्नल के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं, जहाँ पे हमें क्लॉक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये ऑसिलेटर की पिन है हमारे पास। फिर RC0 जो सी पोर्ट है हमारी, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सी पोर्ट T1 OSO T1 CK आएगी। ये वाली जो पिन है इसमें हम लोग टाइमर 1 को क्लॉक इनपुट भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और टाइमर 1 ऑसिलेटर का आउटपुट भी दे सकते हैं। हमारे पास एक इंटरनल टाइमर 1 में एक इंटरनल ऑसिलेटर होता है। कभी अगर ऐसा है कि हमें पावर बचानी है और बाहर का ऑसिलेटर हमें यूज नहीं करना, तो हम लोग इंटरनल ऑसिलेटर भी यूज कर सकते हैं, टाइमर 1 का होता है। फिर हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसी के साथ हमने कोई और डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, उसमें भी हम यही वाली क्लॉक देना चाह रहे हैं, तो उस वाली क्लॉक को हम लोग यहाँ से आउटपुट लेते हैं और उसको ले आके दूसरे डिवाइस में दे देते हैं, जिससे दोनों डिवाइसेस हमारे सेम क्लॉक पे वर्क कर सके, सिंक्रोनाइजेशन में काम कर सके, ठीक है। तो ये तब काम आता है, डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। या फिर हमने T1 को क्लॉक इनपुट देना है, एज अ काउंटर यूज कर रहे हैं हम टाइमर को अपने, तो क्लॉक इनपुट उसको इसी पिन से हम लोग देंगे, ठीक है। RC1 T1 OSI जो हमारा ऑसिलेटर इनपुट है, अगर हम लोग बाहर से T1 में ऑसिलेटर इनपुट हम लोग बाहर से दे रहे हैं, जो T1 ऑसिलेटर है उसके लिए, तो हमें बाहर से एक पिन पे इनपुट देना पड़ेगा, वो हम यहाँ से देते हैं। फिर RC2 हमारा CCP1 पिन होती है। CCP हमारे पास कैप्चर कंपेयर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मॉड्यूल होता है, जिसका पूरा 4th या 3rd यूनिट, हाँ 3rd यूनिट पूरी CCP पे ही है हमारी, ठीक है। तो इसकी ये पिन होती है, जब हम इसको एज एन आउटपुट यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाली वेव हम लोग यहाँ पर देते हैं इसको, ठीक है। RC3 हमारी SCK और SCL, ये हमारा जो क्लॉक होती है, सीरियल पोर्ट की क्लॉक के लिए हम लोग इस वाली पिन को यूज करते हैं। RC3 के साथ मल्टीप्लेक्स है। RD0 हमारे पास PSP पैरेलल स्लेव पोर्ट की ये वाली पिन के साथ मल्टीप्लेक्स रहती है, RD0, ठीक है। RC2 हो गया, RD0। और फिर पोर्ट बी जो है हमारे पास वो बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, PGD PGDM क्या क्या है हमारे पास बाई डायरेक्शनल पोर्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन के लिए यूज होगी। एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन के लिए ये वाली होती है, INT0 INT1 और INT2। हमारे पास पिक में 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट होती है, INT0 INT1 INT2, जो कि हमारे पास RB0 RB1 और RB2 पिन के साथ मल्टीप्लेक्स रहती है। और ये वाली जो RB4 से लेके 5 6 7 तक,
यहाँ पे एक इंटरप्ट हमारे पास पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट होती है, वो इनके साथ में हमारे पास रहती है। तो अगर इन पे हमने उस इंटरप्ट को ऑन कर रखा है और फिर अगर इन इस पिन में से किसी भी पिन की वैल्यू चेंज होगी तो वो इंटरप्ट हमारी ऑन हो जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग यूज करते हैं, हमें इनपुट कहीं से पता होता है कि भाई वैल्यू जैसे ही चेंज होता है हमें कोई एक्शन लेना है, तो हम वो काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आरसी के हो ही गया कि आरसी जो बाकी के पोर्ट्स है इसमें रिसीवर ट्रांसमीटर ये सिंक्रोनस सीएल पोर्ट में यूज होता है, और डेटा क्लॉ के एसपीआई वाले जो एसपीआई I2C मॉड्यूल्स होते हैं इसमें हम लोग डेटा और क्लॉक सिग्नल देते हैं अलग अलग, तो उसके लिए हम लोग इसी पिन को यूज करते हैं। एसडीओ है हमारे पास, ये एसडीओ क्या होगा, एक मिनट, RC5 है हमारे पास। एसपीआई, अच्छा हाँ, एसपीआई में हमारे पास डेटा आउट और डेटा इन के लिए दो होंगी, तो एसडीआई डेटा इन के लिए, एसडीओ डेटा आउट के लिए। ठीक है, इसके RxTx यूएसआरटी के लिए हो जाएगी, ये एसपीआई I2C मोड में क्लॉक का डेटा हमारा यूज होगा। इसके बाद हमारे पास है RD3। ठीक है, RD3 ये हमारे पास नॉर्मल है, डी पोर्ट हमारे। ठीक है, फिर देखो, अब ये इतना बड़ा डायग्राम तो तुम लोग बनाओगे नहीं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि पिन डायग्राम तुम लोग बना रहे हो फिर उसमें ये लिख के पूरा पूरा समझा रहे हो, ऐसा बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को हर पोर्ट के बारे में ये लाइंस लिखनी है। ठीक है, देखो ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन हर पोर्ट के बारे में सेम। ठीक है, ग्रीन लाइन इतनी लिखी है, हर पोर्ट के बारे में आपको यही लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है कि पोर्ट ए इज अ 7 बिट वाइड बाई डायरेक्शनल पोर्ट। ठीक है, पोर्ट ए हमारी 7 बिट वाइड की है, पोर्ट बी सी डी 8 बिट की है, तो जब बी आएगा तो यहाँ 8 बिट वाइड हो जाएगा। सही है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग डेटा डायरेक्शन रजिस्टर ट्रिस से, तो जब बी होगा तो ट्रिस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑन पावर ऑन रीसेट ऑल पिन्स आर कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट एंड रीज एट 0, ये लाइन सब में कॉमन रहेगी कि जब रीसेट होता है माइक्रो प्रोसेसर, पावर ऑन होता है, तो सारी की सारी जो हमारी इनपुट, सारी सारी पोर्ट की पिन है वो एज एन इनपुट कॉन्फ़िगर्ड रहती है और सब पे 0 हम लोग को मिल रहा होता है। इनपुट कॉन्फ़िगर रहने का मतलब ये कि सबके ट्रिस रजिस्टर में 1111 होता है by default. ठीक है, रीडिंग द पोर्ट ए रजिस्टर रीड्स द स्टेटस ऑफ द पिन, राइटिंग टू पोर्ट ए रजिस्टर विल राइट टू पोर्ट लैच जो लेटर रजिस्टर। ठीक है, ये जो लाइंस है ये हर पोर्ट के बारे में आपको लिखनी है। फिर इसके बाद जो लाइन है वो मल्टीप्लेक्शन के ऊपर है, जैसे RA4 पिन मल्टीप्लेक्स विद टाइमर 0 मॉड्यूल क्लॉक इनपुट और बिकम RA4 CKI। ठीक है, द अदर पोर्ट ए पिन आर मल्टीप्लेक्स विद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसके साथ मल्टीप्लेक्स है। ठीक, ऑपरेशन ऑफ ईच पिन इज सिलेक्टेड बाय क्लियरिंग एंड सेटिंग द कंट्रोल बिट इन एडकॉन रजिस्टर, डिजिटल कंट्रोल रजिस्टर होता है हमारे पास, उसके उसमें हमारे पास कोई टेबल होती है, उससे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी पिन हमको एनालॉग इनपुट की तरह यूज करनी है, कौन सी भी रेफरेंस की तरह यूज करनी है, और कौन सी हमें एज अ डिजिटल इनपुट आउटपुट यूज करनी है पोर्ट ए की। ठीक है, तो वहां से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑन पावर ऑन जैसे दीज पिन आर कॉन्फ़िगर्ड एज एनालॉग इनपुट एंड रीड एज 0। ठीक है, तो ये पोर्ट ए का हमारा पोर्शन हो गया। फिर हमारे पास पोर्ट बी है, पोर्ट बी में वही 4 लाइनें जो ग्रीन वाली थी वो सेम है। पोर्ट बी में हमारे पास है कि ये इंटरनल इसमें एक वीक पुलअप होता है। पुलअप रजिस्टर क्या होता है, पुलअप रजिस्टर हमारा एक वीक वन को स्ट्रॉन्ग वन बनाने के काम आता है। ठीक है, पुलअप रजिस्टर में क्लास में तो मैंने डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा। पुलअप रजिस्टर जो होता है हमारे पास, जैसे देखो अब हमारी ये पिन है, हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में ये पिन है, ये पिन डिटेक्ट करेगी 1। अब मान लो इसका जो पिन है के लिए डिटेक्शन है वो ये है कि अगर ये 4 से ऊपर होगा तो ये 1 मानेगी इसको, अगर 4 से नीचे होगा या 1 से नीचे है तो इसको 0 मानेगा, और अगर 4 और 1 के बीच में तो ये फ्लोटिंग है, इसको कोई सिग्नल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे होता है पुल अप रजिस्टर, कि इसमें अगर हमारा थोड़ा सा भी 1 आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने इस पिन पे 1 दिया है, इस पिन पे 1 दिया है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे ऊपर VDD से कनेक्टेड रहता है, तो बाय डिफॉल्ट इस पिन पे ये 1 ही दे रहेगा जब तक कि हम यहाँ पे 0 ना दें। अगर हमने 0 दिया, इसका मतलब 0 का मतलब क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब अब ये यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए तो जितनी भी करंट यहाँ से आ रही है वो सब ग्राउंड में चली जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0। तो जब हम 0 देंगे तो 0 मिल जाएगा, और जब हम 1 देंगे, 0 नहीं देंगे तो हमें हमेशा यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग पुलअप रजिस्टर यूज करते हैं। पुलअप मतलब ऊपर वो VDD से पुलअप कर देता है। तो अगर हमने जो 1 दिया, मान लो वो किसी वजह से थोड़ा स्लो रह गया, वीक रह गया, 3 हो गया है ना, या 3.5 रह गया, 2.5 रह गया, तो उसको भी ये पुलअप रजिस्टर कंप्लीट करके 5 वोल्ट तक पहुंचा देता है। सही है, ये होता है हमारा क्या, पुलअप रजिस्टर। तो हमारे पास यहाँ पे वीक पुलअप्स होते हैं इस वाले पोर्ट में, पोर्ट बी में। ठीक है, उसके बाद 4 ऑफ पोर्ट बिन हमारे पास इंटरप्ट ऑन चेंज फीचर है, जो मैंने बताया कि लास्ट की जो MSB है इसकी 4 बिट, उसमें से अगर कोई भी चेंज होगा तो वो इंटरप्ट ऑन चेंज फीचर होता है। इन चारों में से कोई भी अगर चेंज, किसी भी वैल्यू चेंज हुई तो फौरन एक इंटरप्ट जनरेट हो जाती है। फिर इसमें कंट्रोल बिट पुलअप हम लोग, ठीक है, पिन कॉन्फ़िगर इंटरप्ट टू ऑकर, हाँ, जब ये तभी होगा जब हमने इसको एज एन इनपुट
कंसीडर, अगर हम लोग आउटपुट दे रहे हैं तो हम ही चेंज कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू, तब क्यों इंटरप्ट आएगी? जब हमने इनको एज एन इनपुट कंसीडर किया हुआ है तब बाहर से कोई वैल्यू अपने आप चेंज हो रही है, तब इंटरप्ट आनी चाहिए, वही होता है इसमें। दिस इंटरप्ट कैन वेक डिवाइस फ्रॉम स्लीप, ठीक है, ये वाले हमारे पास ये इंटरप्ट के यूज हो गए इसके। फिर हो गया हमारे पास पोर्ट सी। पोर्ट सी बहुत छोटा सा है, इसमें हालांकि पोर्ट सी के साथ दरअसल डिवाइसेस बहुत सारे कनेक्टेड है, तो पूरी टेबल है उसकी, लेकिन आपको टेबल बनाने की जरूरत, अगर पोर्ट सी का फीचर्स लिखने को आते हैं तो 4 लाइन आपको ये लिखनी है। फिर उसके साथ में ये जरूर लिखना है कि इट इज मल्टीप्लेक्स विद सेवरल पेरिफेरल फंक्शंस लाइक टाइमर 1 क्लॉक इनपुट एंड ऑसिलेटर आउटपुट, फिर सीसीपी पिन और सीरियल पोर्ट ईटीसी। सीरियल पोर्ट में आप अलग से एसपीआई I2C भी लिख सकते हैं, इतना भी, लेकिन इतना भी लिखेंगे तो भी आपको कंप्लीट पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 5 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पोर्ट डी। पोर्ट डी में लास्ट में लिखना है कि पोर्ट डी इज मल्टीप्लेक्स विद द एनालॉग कंपैरेटर विद मॉड्यूल, एनालॉग कंपैरेटर मॉड्यूल एंड ईसीसीपी मॉड्यूल, एनहेंस सीसीपी मॉड्यूल होता है हमारे पास। पिक F48 पिक 18F458 में एक हमारे पास सीसीपी मॉड्यूल है, एक ईसीसीपी मॉड्यूल है। ईसीसीपी एनहेंस सीसीपी मॉड्यूल में कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमें आउटपुट चाहिए होता है 4 बिट्स में, तो हमारे पास वो ऑप्शन रहता है एनहेंस सीसीपी मॉड्यूल, ठीक है। पोर्ट डी हो गया, ऐसी पोर्ट ई है। पोर्ट ई में हम लोग ये और लिख देंगे भाई ये मल्टीप्लेक्स है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से, और व्हेन सेलेक्टिंग एनालॉग इनपुट दीज पिन विल रीड एज 0। जब इसको एज एन एनालॉग इनपुट में कंसीडर करेंगे तो ये अभी शुरुआत में 0 रीड करेगी, उसके बाद जो भी एनालॉग इनपुट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है वही रीड करेगी। तो समझ में आया? जितनी ही पोर्ट्स हैं इन सब के बारे में, ग्रीन वाली लाइन सब में कॉमन है, 4-5 लाइन है, ये सब में कॉमन लिखनी ही लिखनी है, मैंडेटरी है। बाकी की सारी लाइन मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर है, तो जितनी याद रहे उतनी लिख देना। वैसे एक एक देखो, बस ए और बी में ही ज्यादा है, बाकी सब में तो दो दो ही है ना, एक एक लाइन सिर्फ हमें लिखनी, तो इतना हो जाएगा कंप्लीट। फिर आता है हमारा आईओ पोर्ट प्रोग्रामिंग। आईओ पोर्ट प्रोग्रामिंग में क्या है कि इसको कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे प्रोग्राम क्या करना है, सीधे 2 स्टेप है बस। एक तो हमें ट्रिस रजिस्टर से डायरेक्शन सेट करनी है कि हम किसी पोर्ट को एज एन इनपुट पोर्ट कंसीडर कर रहे हैं या आउटपुट पोर्ट कंसीडर कर रहे हैं। अगर आउटपुट पोर्ट कंसीडर कर रहे हैं तो उसके रजिस्टर में हम लोग लिख देंगे 0, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पोर्ट हमारी पूरी पूरी आउटपुट पोर्ट हो जाएगी। और इनपुट पोर्ट कर रहे हैं तो उसके रजिस्टर में 0xFF डालेंगे, याद रखना 1 नहीं डालना है, बिट है वो, 8 बिट की पोर्ट है वो पूरी की पूरी, तो 8 बिट का नंबर हम लोग को उसमें देना पड़ेगा। तो अगर पूरी पोर्ट को हमें इनपुट पोर्ट बनाना है तो इसमें 0xFF हम लोग डालेंगे, जिससे उसकी हर बिट 1 हो जाए, सही है। जब हर बिट 1 हो जाएगी तो फिर वो पूरी की पूरी पोर्ट इनपुट पोर्ट हो जाएगी, सही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर आउटपुट पिन ठीक है तो अगर किसी पर्टिकुलर बिट को हमें इनपुट या आउटपुट बनाना है तो उसको लिखने का तरीका है ये, ट्रिस ए बिट्स डॉट ट्रिस ए 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें पोर्ट ए की 2 पिन है वो सिर्फ आउटपुट की तरह सिलेक्ट हुई है, बाकी की सारी पिन जैसी थी वैसी की वैसी, सही है। तो लिखने का तरीका क्या है, पहले वही जो ट्रिस ए था, ट्रिस ए लिखा, फिर बिट्स लिखा, बिट्स के बाद एक डॉट लगाया, फिर से ट्रिस ए लिखा, और फिर उस पिन का नंबर लिखा, जो भी हमें करना है। ये है सिर्फ ट्रिस रजिस्टर में। जब ट्रेस रजिस्टर से हम लोग डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पिन की, तब हम लोग वहां पर यूज करते हैं। द कमांड विल कॉन्फ़िगर पोर्ट ए एज आउटपुट पोर्ट, ठीक है। दिस कमांड विल कॉन्फ़िगर पिन RA2 एज आउटपुट पिन, जो हमारी पोर्ट ए की जो 2 पिन है RA2 उसको एज एन आउटपुट पिन हमारे ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा इस वाली कमांड से। समझ में आया? पोर्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इनपुट एज एन आउटपुट। अगर पूरी पोर्ट को करना है तो सिर्फ ट्रिस ABCD जो भी लिखना है यहाँ पे लिख के उसके सामने 0 लिखना है, अगर आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर करना है। एज एन इनपुट करना है तो 0xFF लिखेंगे, ठीक है। और फिर टू राइट समथिंग टू पोर्ट वी हैव टू राइट इन लैट रजिस्टर टू पोर्ट ए रजिस्टर, ठीक है। हम लोग नॉर्मल पोर्ट ए रजिस्टर में ही हम लोग लिखते हैं, वो अपने आप लैट में चला जाता है, लैच में, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, हमने इसको आउटपुट बना दिया, अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। तो पोर्ट ए इक्वल्स टू 0xAA डाल दिया हमने, पोर्ट बी इक्वल्स टू 0xFF 55 हमने डाल दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करनी है, फिर पोर्ट में वैल्यू हमें डालनी है अगर किसी पोर्ट को प्रोग्रामिंग करनी है तो, ठीक है। ये थी हमारी आईओ पोर्ट प्रोग्रामिंग। इसका एक अभी प्रोग्राम हम लोग लास्ट में कर लेंगे, एक एग्जांपल इसका देख लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास टाइमर्स। तो टाइमर्स कितने हैं इसमें, टाइमर है हमारे पास टोटल 4, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ टाइमर 0, टाइमर 0 की प्रोग्रामिंग सिर्फ आपके सिलेबस में है। तो टाइमर 0 कैसा होता है, ये नॉर्मल एक टाइमर का है कि टाइमर क्या है, टाइमर आर यूज टू मेजर टाइम और जनरेट द एक्यूरेट टाइम डिले। टाइमर जो हमारा यूज होता है वो किस लिए, टाइम डिले जनरेट करने के लिए होता है। Timer takes the internal clock as a reference clock while the counter counts external clocks or pulses applied through port pins। तो टाइमर के लिए जो इनपुट क्लॉक होती है, अगर वहां से हम लोग क्लॉक दे रहे हैं तो वो टाइमर एज अ काउंटर वर्क करेगा बाहर की क्लॉक को। अगर इंटरनल क्लॉक को अगर कोई यूज करे तो हम उसको नॉर्मल टाइमर कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो पूरा डायग्राम है, पिक में जितने टाइमर्स उनका ये डायग्राम है पिक के टाइमर्स का। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम ऑसिलेटर इसके अंदर लगाएं,
और ऑसिलेटर ना लगाए तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्टली एक्सटर्नल क्लॉक लगा सकते हैं। एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल हमने जनरेट करके और हम डायरेक्टली उसी को इनपुट दे सकते हैं, उससे भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर चल जाएगा। ठीक है, तो वो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लॉक सोर्स सेलेक्ट की एक बिट होती है। ठीक है, इससे हम सेलेक्ट करते हैं कि बाहर मतलब जो इंटरनल ऑसिलेटर है वो यूज करना है या फिर एक्सटर्नल क्लॉक यूज करनी है हमें। ठीक है, फिर हमारे पास प्री स्केलर होता है। प्री स्केलर मतलब ये है कि जो क्लॉक आ रही है उसको हम और फर्दर डिवाइड कर लें, उसको स्लो कर लें। क्योंकि देखो होता क्या है, माइक्रो कंट्रोलर हमारा बहुत फास्ट क्रिस्टल लगा हुआ है, बहुत फास्ट 30 मेगाहर्ट्ज का, 10 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है। तो अगर 10 मेगाहर्ट्ज का भी क्रिस्टल लगा हुआ है तो अंदर जाके जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है वो सिर्फ 4 से डिवाइड होती है। हमारे 8051 में 12 से डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ 4 से डिवाइड होती है। तो क्लॉक होती है बहुत फास्ट, 0.4 माइक्रो सेकंड का एक टाइम पीरियड होता है। समझ आई बात? तो जब इतनी फास्ट क्लॉक होती है और हमें जनरेट करना है डिले, तो डिले अगर आपको याद हो टाइमर से हम लोग जो डिले जनरेट करते हैं, तो 16 बिट का टाइमर अगर है तो मैक्सिमम क्लॉक साइकिल 65,536 हो सकते हैं। ठीक है, इतने क्लॉक साइकिल से ज्यादा हम लोग डिले जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर 0.4 माइक्रो सेकंड का होगा, है ना, तो हम बहुत थोड़ी सी डिले, मिली सेकंड्स में डिले जनरेट कर पाएंगे, सेकंड्स में कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास है प्री स्केलर। कि इससे हम क्या करते हैं, क्लॉक को ही स्लो कर लेते हैं। जो हमारे पास इंटरनल क्लॉक आ रही है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, जिससे भी करना हो। जब हम उससे डिवाइड कर देंगे तो क्लॉक हो गई हमारी स्लो। इसके काम में आता है हमारा प्री स्केलर, फिर हम इसको यूज कर लेते हैं। फिर टाइमर रन बिट यहाँ पे लगा हुआ है, टाइमर इनेबल है डिसेबल है उसके ऊपर है। फिर जब हम टाइमर को स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो टाइमर के काउंट रजिस्टर है उसमें काउंट बढ़ना स्टार्ट होगा, और जब वो काउंट बढ़ के ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा, फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा और ये जाके इंटरप्ट अनेबल करेगा, अगर हमने इंटरप्ट अनेबल सिग्नल दिया हुआ है तो। अगर इंटरप्ट अनेबल सिग्नल है तब इंटरप्ट जनरेट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो अगर टाइमर का ब्लॉक डायग्राम आता है तो आप ऐसा बना सकते हैं, वरना मेन जो टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है वो टाइमर जीरो का है, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसा है। ठीक है, तो काउंटर क्या होते हैं, काउंटर हमारे पास मतलब इन्हीं टाइमर को हम लोग काउंटर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से क्लॉक इनपुट दे रहे हैं तो, और हमारा टाइमर उस क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसका मतलब ये बाहर के इवेंट्स को काउंट कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं काउंटर। ठीक है, प्री स्केलर क्या होता है मैंने अभी बता ही दिया। प्री स्केलर कॉन्फ़िगर क्लॉक डिवाइडर सर्किट, इट कैन बी यूज्ड टू डिवाइड द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इनपुट टू द टाइमर मॉड्यूल। ठीक है, 5 मेगाहर्ट्ज की अगर क्लॉक है, प्री स्केलर दो काम ने किया तो 2.5 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से प्री स्केलर यूज होता है। एवरी टाइम आई नीड अ क्लॉक पल्स टू टिक, तो अब जो क्लॉक पल्स है वो या तो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी। इंटरनल है तो हमारा जो ऑसिलेटर है उससे आ रहा होगा, एक्सटर्नल है तो फिर हमारे पास जो पिन है टाइमर जीरो की जो इनपुट पिन है वहां से आ रहा होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 4 टाइमर है, तो ये समरी आपको पता होनी चाहिए टाइमर की। टाइमर जीरो जो है वो हमारा 8 बिट में भी यूज होता है, 16 बिट में भी यूज हो जाता है, और इसका जो 8 बिट का इसके पास प्रोग्रामेबल प्री स्केलर है। 8 बिट के प्रोग्रामेबल प्री स्केलर से हम लोग 256 टाइम्स भी डिवाइड कर सकते हैं क्लॉक को। मतलब इसका ऐसा है कि 2 से लेके 256 तक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्लॉक को, इतना हो जाता है। टाइमर वन में हमारा 16 बिट का टाइमर काउंटर होता है, टाइमर वन, इसमें भी प्री स्केलर होता है हमारा। टाइमर टू हमारा 8 बिट का टाइमर काउंटर होता है विद 8 बिट पीरियड रजिस्टर होता है इसके अंदर। इसके अंदर जैसे ऑटो रिलोड वाला फंक्शन था ना, उस टाइप का ही फंक्शन होता है कि इसमें एक पीरियड रजिस्टर होता है कि इसके बाद आपको रीसेट हो जाना है। तो ये क्या करता है, काउंट करता है और पीरियड रजिस्टर में जो हमने वैल्यू दिया उसको कंपेयर करता रहता है, और जब वहां तक पहुंच जाता है, उस कंपैरिजन वैल्यू तक पहुंच जाता है, तो वापस जीरो से आके स्टार्ट करता है और फ्लैग ओवरफ्लो फ्लैग को बंद कर देता है, इंटरप्ट भी जनरेट कर देता है अगर चाहो तो। ठीक है, तो टाइमर टू हमारा 8 बिट टाइमर है सिर्फ, और ये 8 बिट का इसके अंदर पीरियड रजिस्टर और होता है। और फिर टाइमर थी 16 बिट, टाइमर थ्री और टाइमर वन ये दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन है इनका। इनके जो कंट्रोल रजिस्टर है उनका भी बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में 4 और 16 का प्री स्केलर होता है। ठीक है, और कहीं टाइमर जीरो में हम लोग 2 से लेकर 256 तक जो है डिवाइड कर सकते हैं। टाइमर वन और थ्री में से 4 और 16 कर सकते हैं। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये है सिलेबस का टॉपिक टाइमर जीरो मॉड्यूल। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो इसके फीचर्स क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर सेलेक्टेबल एज 8 बिट और 16 बिट, अगर हम चाहें तो इसको, नहीं सॉरी ये यहाँ पे लाइन कंप्लीट नहीं है, तो ये इसी में आएगा 8 बिट और 16 बिट काउंटर। ठीक है, या तो हम इसको 8 बिट का सेलेक्ट कर सकते हैं 16 बिट का। कैसे सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास टाइमर जीरो कंट्रोल रजिस्टर टी जीरो कॉन रजिस्टर में हमारे पास ये वाली बिट है T08 बिट। जब हम इसको 1 कर देंगे तो अब हमारा जो टाइमर है वो एज एन 8 बिट टाइमर वर्क करेगा। अगर ये जीरो है तो हमारा टाइमर एज एन 16 बिट टाइमर वर्क करेगा। ये TMR जीरो ऑन बिट है, जब इसको हम 1 करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जब इसको जीरो कर देंगे तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर T0CS है, T0CS क्लॉक सेलेक्ट बिट है कि कौन सा क्लॉक आपको सेलेक्ट करनी है, जो टाइमर इंटरनल आ रहा है वो सेलेक्ट करना है या एक्सटर्नल क्लॉक हमें सेलेक्ट करनी है। इसके लिए हमारे पास ये वाली बिट होती है। तो अगर हमने इसको 1 किया तो एक्सटर्नल क्लॉक सेलेक्ट हो जाएगी, जो इसकी T01 वाली पिन थी, T0 CKI वाली पिन थी। ठीक है, टाइमर जीरो क्लॉक इनपुट।
तो वो वाली जो पिन है वहां से ये इनपुट लेगा। अगर हमने इसको 1 कर दिया, 0 कर दिया तो जो इंटरनल क्लॉक है उसी को इनपुट लेगा। T0SE जो ये है फिर एज सेलेक्ट बिट है हमारे पास। तो अगर हमने इसको 1 कर रखा है, यानी हम लोग एक्सटर्नल क्लॉक अगर हम लोग यूज करें तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसमें एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसके राइजिंग एज पे हमारा टाइमर चलेगा या फॉलिंग एज पे हमारा टाइमर चलेगा। मान लो बाहर से जो क्लॉक आ रही है वो कुछ इस टाइप की आ रही है, तो अगर ये T0CS हमारा 0 है, नहीं है सॉरी T0SE, ये अगर हमारा 0 इसका मतलब ये राइजिंग एज पे काम करेगा। और अगर ये हमने 1 कर रखा है, T0SE 1 है, तो इसका मतलब अब ये फॉलिंग एज पे काम करेगा। जब इसका क्लॉक का फॉलिंग एज आएगा तब ये जो है आगे बढ़ेगा टाइमर हमारा। सही है, क्लियर है इतना? तो ये हमारे पास T0SE बिट हो गई। फिर ये जो 4 बिट है हमारे पास, ये है PSA की। PSA का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल प्री स्केलर। ठीक है, तो प्री स्केलर की बिट है हमारे पास ये 1। अगर हमने इसको 1 किया, इसका मतलब प्री स्केलर बाईपास हो जाएगा, प्री स्केलर यूज नहीं होगा। यही बिट याद रखना, यही बिट सिर्फ उल्टी है यहाँ पे। नॉर्मली क्या होना चाहिए था? प्री स्केलर अगर 0 है तो प्री स्केलर यूज नहीं होगा, 1 है तो प्री स्केलर यूज होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अगर ये 1 है तो प्री स्केलर यूज नहीं होगा, प्री स्केलर बाईपास हो जाएगा। अगर ये 0 है तो फिर प्री स्केलर यूज होगा। ठीक है, और फिर प्री स्केलर के कौन सा प्री स्केलर यूज होगा उसके लिए हमारे पास 3 बिट है यहाँ पे। तो 3 बिट से टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 की पावर 3 यानी 8। तो 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक। सही है, और उसमें क्या हो रहा है? हर बार 2 की पावर बढ़ रही है। अगर 0 0 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, जो हमारी क्लॉक आ रही है। अगर 0 0 1 है तो 4 से डिवाइड होगा, 1 0 है तो 8 से डिवाइड होगा। ऐसे ही करते करते 256 तक डिवाइड हो जाएगा। ये टेबल आपको बनानी है। ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि T0 कॉन रजिस्टर ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, अगर थ्योरी में आया तो, वरना इसका प्रोग्राम आएगा लिखने। ठीक है, तो टाइमर का कभी ब्लॉक डायग्राम आया था, तो ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास ये वाला कि एक हमारे पास बाहर से पिन है जिससे हम लोग एक्सटर्नल इनपुट दे रहे हैं, एक्सटर्नल क्लॉक दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्लॉक एज सिलेक्शन बिट है। अगर हमने इसको, ये एक्सॉर गेट है, अगर हमने इसको 1 किया, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। जहां ये हाई है वहां लो मिलेगा, जहां लो है वहां हाई मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारे इसके लो वाले सेलेक्ट, लो वाला जो एज होगा, है ना, फॉलिंग एज, वो यहाँ जाके राइजिंग एज हो जाएगा, और फिर उस पे जो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर वर्क करेगा। यानी इसके फॉलिंग एज पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर वर्क कर रहा होगा। कब? जब हम इस बिट को 1 करेंगे। अगर इसको हमने 0 कर दिया तो सेम सिंपल ये रहेगा और इसके राइजिंग एज पे वर्क करेगा। अगर हमने इसको सेलेक्ट किया है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास T0CS वाली बिट थी। अगर हमने इसको 1 किया है तब तो बाहर वाला सेलेक्ट होगा, वरना तो अगर ये 0 रहेगा तो इंटरनल जो क्लॉक आ रही थी F4 से डिवाइड बाई 4, वो सेलेक्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोग्रामेबल प्री स्केलर वाली बिट है और नॉर्मल। तो अगर हमने PSA हमारा 0 है, अगर 0 है इसका मतलब प्रोग्रामेबल प्री स्केलर यूज होगा। तो अब यहां से जो क्लॉक आई थी वो प्री स्केलर से डिवाइड होगी, डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 बिट्स कि इनका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये 1 1 1 है तो 256 से डिवाइड होगा, और 0 0 0 है तो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। सही है, कब? जब PSA वाली बिट हमारी 0 होगी। अगर PSA बिट हमारी 1 है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली यही वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी ये यहाँ पर आ जाएगी इधर। सिंक विद इंटरनल क्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, ये क्या करता है? जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आ रही है, इंटरनल फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसको इंटरनल फ्रीक्वेंसी के साथ में सिंक करता है। मतलब उसका राइजिंग इसके राइजिंग के साथ आना चाहिए स्टार्टिंग में, उसका फॉलिंग इसके फॉलिंग के साथ आना चाहिए। उसको सिंक करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले ले देता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये टाइमर 0 को, ये 8 बिट मोड में, 8 बिट मोड में टाइमर 0L जो हमारा लोअर रजिस्टर उसको इनपुट दे रहा है। ये इंक्रीमेंट होता है, जब ये ओवरफ्लो होगा तो हमारा इंटरप्ट जनरेट होगी और फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 बिट है। अगर ये 16 बिट मोड में हो तो इस वाले जो डायग्राम है, सेम डायग्राम है यहाँ तक, सिंक विद इंटरनल क्लॉक तक। यहाँ पे आके बस ये डायग्राम चेंज हो जाता है। क्या है इसमें कि यहाँ पे आके यहाँ से ये टाइमर 0L को इंक्रीमेंट करेगा। टाइमर 0L जैसे जैसे ओवरफ्लो होगा तो ये टाइमर 0H को, जो हमारा TMR0 हाई बाइट है, इस वाले रजिस्टर को इंक्रीमेंट करेगा। और जब ये ओवरफ्लो होगा तो हमारा जो टाइमर इंटरप्ट फ्लैग है वो 1 होगा। सही है, क्लॉक हमारी लोअर रजिस्टर को इंक्रीमेंट करिए, लोअर रजिस्टर हमारा हायर रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर रहा है, हायर बाइट को, और जब ये ओवरफ्लो होगा तो टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या? देखो, हम लोग इसमें क्या होता है, इसमें लगे होते हैं लैचेस, मतलब बफर्स लगे होते हैं। तो टाइमर 0L यहाँ पर और टाइमर 0H यहाँ पर है, TMR0H रजिस्टर है यहाँ पर। तो क्यों क्यों है ऐसा कि जब हम इसको रीड करते हैं, पहले हमने TMR0H को रीड किया है, हम जैसे हम लोग अगर हमें रीड करना है तो जब हम इसको रीड करेंगे तभी फौरन ये वाला जो बफर है ऑन हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे एक क्लॉक साइकिल पे, एक ही क्लॉक साइकिल पे दोनों की वैल्यूज हमारे पास एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, भले ही हम उसको बाद में रीड करें, लेकिन उस क्लॉक साइकिल पे दोनों की जो वैल्यू थी वो एक साथ आ जाएंगी। ऐसा क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो, देखो हमने पहले इसकी रीड करी, TMR0L की हमने वैल्यूज रीड करी अगर, और
अगले क्लॉक साइकिल पे हमने इसकी वैल्यू रीड करी, अगर अगले क्लॉक साइकिल में इसकी वैल्यू बदल गई, बाई चांस 999 था, अब ये 1000 हो गया नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे, तो ये जो 0 था अभी 1 हो जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम होगी इसके साथ में। तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बफर दिए होते हैं, जब हम इसको रीड करते हैं फौरन इसकी वैल्यू उसमें कॉपी हो जाती है, तो हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको रीड कर लेते हैं, तो एक ही क्लॉक साइकिल पे दोनों की जो वैल्यू थी वो हमें मिल जाती है एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसा ही राइट करने में होता है, राइट करने में क्या होता है, पहले हम लोग हायर रजिस्टर को राइट करते हैं, तो जब हम इसको राइट करते हैं तो ये डायरेक्टली इसमें कॉपी नहीं करता है इसको, ये अपने पास सेव करके रखता है TMR0H में, और फिर अब जब हम TMR0L को राइट करेंगे तब ये इसको यहाँ से यहाँ पे स्टोर कर देगा, जिससे एक ही साइकिल में दोनों के दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक ही साइकिल में जाएं इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है डायग्राम का, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना रहेगा इतना, और ये जो ब्लॉक्स हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, T0 कॉन रजिस्टर ये आ जाता है कभी कभी, तो इसमें हर बिट का यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सी बिट क्या करी मैंने अभी आपको बताया ये। ठीक है, फिर हमारे पास स्टेप्स टू प्रोग्राम टाइमर जीरो, कि टाइमर जीरो को हमें कैसे प्रोग्राम करना है, कभी एग्जाम में सिर्फ यही लिखने को आ जाता है कि एक्सप्लेन या राइट स्टेप्स टू प्रोग्राम टाइमर जीरो इन 16 बिट मोड और इन 8 बिट मोड। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टेप है कि सबसे पहले हम T0 कॉन जो रजिस्टर है उसको हम लोग पहले सेट करेंगे, हमें कौन सा वो चाहिए। ठीक है, उसमें हमें मोड सेट करना है, 8 बिट का मोड है, 16 बिट का मोड है, फिर प्री स्केलर बताना है कि कितने से हमें डिवाइड करना है क्लॉक फ्रीक्वेंसी को, या डिवाइड नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो PSA बिट हमारी 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर और क्लॉक सोर्स कौन सा यूज करना है, इंटरनल क्लॉक सोर्स यूज करना है, एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स यूज करना है, तो ये सब हम लोग T0 कॉन रजिस्टर से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेट द वैल्यूज इन टाइमर रजिस्टर TMR0H और TMR0L, जितनी डिले हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब डिले काउंट का भी अगली स्लाइड में आया कैसे हमें काउंट कैलकुलेट करना है, तो वो जो डिले है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंट कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग इन रजिस्टर में पुट कर देते हैं। उसके बाद हम टाइमर जीरो TMR0 ऑन जो ये वाली बिट है, ये वाली, इसको 1 करते हैं, इसको जब हम 1 करेंगे तो टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग वेट करते हैं, वेट फॉर द टाइमर जीरो फ्लैग टू बी सेट, जब तक ये टाइमर जीरो हमारा फ्लैग 1 नहीं हो जाता तब तक हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही ये 1 हुआ फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे टाइमर को और फ्लैग को वापस से क्लियर कर देंगे। क्यों, क्योंकि जिससे कि जब हम दोबारा से टर्न करें तो दोबारा से हमें 0 से 1 होता हुआ दिखे वो फ्लैग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, देखो एक एक स्टेप वाइज, पहले T0 कॉन की और T0 कैन की हमने डाली 0x08। 0x08 का मतलब है कि ये सारी की सारी जीरो है, चारों जीरो, चारों जीरो का मतलब है कि 16 बिट मोड है, क्लॉक्स हमारा इंटरनल है, और इसका तो कोई मतलब नहीं, जब हम इंटरनल यूज कर रहे हैं तो ये जीरो ही रहेगा, कभी कोई वो नहीं है। और 08x08 है, 8 का मतलब ये 1 है, बाकी तीनों जीरो, 1 का मतलब प्री स्केलर को हम लोग बाईपास कर रहे हैं, प्री स्केलर को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 0x08 हमने यहाँ डाल दिया, टाइमर जीरो है जो टाइमर जीरो एल जो रजिस्टर थे उसमें हमने वैल्यू सेट कर दी, फिर हमने TMR मतलब टाइमर जीरो को हमने ऑन किया, तो T0 कॉन बिट्स TMR ऑन, हमारे पास TMR0 ऑन है, यहाँ पे TMR0 ऑन होगा, मैंने गलती से ऑन लिखा है, आप लोग उसको जीरो कर लेगा। T0 कॉन बिट्स डॉट TMR0 ऑन इक्वल्स टू 1, यानी हमने स्टार्ट कर दी टाइमर को। फिर हम वेट करेंगे वाइल int कॉन बिट्स डॉट TMR0 IF इक्वल्स टू डबल इक्वल टू 0, ये रजिस्टर का नाम है int कॉन, इसकी किसी बिट को हमें चेक करना है तो यहाँ बिट्स लिखेंगे डॉट फिर उस बिट का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 डबल इक्वल टू 0, हमने वाइल लगाया वाइल लूप, तो वाइल में हमने कंडीशन देते, हमने कंडीशन दी जब तक ये फ्लैग 0 तब तक हमें वेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। फिर जैसे ही फ्लैग 1 होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पहले हम लोग टाइमर को स्टॉप करेंगे और फिर उसके फ्लैग को क्लियर कर देंगे, वापस से 0 कर देंगे। सही है, तो ये हमारे स्टेप्स कि हम लोग टाइमर 0 को कैसे प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये जो डिले हमें यहाँ पे देनी है टाइमर 0H और टाइमर 0L में, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डिले कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, डिजायर्ड काउंट, जो हमें काउंट पुट करने, डिजायर्ड काउंट इक्वल्स टू डिले मल्टीप्लाई बाय FOSC डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय n। FOSC यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होती है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में एग्जामिनर देना भूल जाए तो इसको आप 10 मेगाहर्ट्ज ले लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, ज्यादातर हर क्वेश्चन में 10 मेगाहर्ट्ज ही दिया होता है, किसी किसी क्वेश्चन में 8 मेगाहर्ट्ज भी दिया होता है, तो आप 8 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है, 10 ले लेंगे तो ज्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो डिले हमें गिवन होगी क्वेश्चन में कि भाई इतने इतने डिले के बाद एलईडी ब्लिंक करनी है या इतने डिले के साथ में वो करना है, तो डिले हम लोग को गिवन होगी क्वेश्चन में, FOSC भी क्वेश्चन में गिवन होगी, एन भी हमें बताया होगा कि प्री स्केलर कौन सा यूज करना है, 2 का 4 का 16 का, अगर बाई चांस नहीं बताया है और डिले दी हुई है। ठीक है, और डिले से हमारे जो काउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, ठीक है, 65,000 से ज्यादा अगर निकल के आ रहे हैं तो फिर हमें प्री स्केलर यूज करना पड़ेगा। कैसे अभी बताता हूँ, देखो, कैलकुलेट द वैल्यू, यहाँ से हमें डिजायर्ड काउंट मिल गए, फिर हमें टाइमर की वैल्यू, जो टाइमर में वैल्यू पुट करनी है वो हम कैसे काउंट करेंगे, मैक्स काउंट माइनस डिजायर्ड काउंट प्लस 1।
जो मैक्सिमम काउंट है 16 बिट का अगर हम लोग यूज करें तो मैक्सिमम काउंट कितना हो 65,535। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे डिजायर्ड काउंट जो यहाँ से निकल के आए थे, +1 कर देंगे। अगर हम लोग 8 बिट का टाइमर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम काउंट होगा 255। तो 255 में से जो भी डिजायर्ड काउंट होगा उसको माइनस करेंगे और फिर +1 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से जो टाइमर वैल्यूज आएंगे उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में जो वैल्यूज आएंगी उनको हायर बाइट हमारी TMR0H में आएगी और लोअर बाइट हमारी TMR0L में जाएगी। ये हो गया हमारे पास कैलकुलेशन का तरीका, कैसे हमें कैलकुलेट करना। जैसे ये एक प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है, राइट अ C18 प्रोग्राम टू जनरेट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज ऑन पिन पोर्ट B.5, यूज टाइमर 0 16 बिट मोड नो प्रीस्केलर टू क्रिएट द डिले, एज्यूम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10 मेगाहर्ट्ज। जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली 10 मेगाहर्ट्ज ही गिवन होती है, सही है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट चीज हमें डिजायर्ड काउंट कैलकुलेट करना है। डिजायर्ड काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये हो गया डिले। डिले क्यों है ये देखो, डिले हमारे पास कितना 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर हमें स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हमारे पास स्क्वायर वेव होगी। तो अगर 1 किलोहर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी अगर 1 किलोहर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा 1/f होता है। 1/f यानी 1/1 इंटू 10⁻³ किलो का मतलब 10⁻³ होता है, यानी कि हो गया हमारा 1 मिली सेकेंड। समझ आ रही है बात, 1 किलोहर्ट्ज या 1/1 किलोहर्ट्ज क्या होगा 1 मिली सेकेंड होगा। तो अब ये 1 मिली सेकेंड हमारा यहां से लेके यहां तक 1 मिली सेकेंड, सही है। ये कह रहा है जनरेट करना है फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। तो अगर हमें 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है किसी पिन पे, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पिन को हमें पहले 1 करना पड़ेगा, फिर इतने डिले के बाद उस पिन को हमें 0 करना पड़ेगा, सही। यहाँ पे हम लोग इसको 1 करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको 1 करेंगे और यहाँ पे हम लोग इतने डिले के बाद इसको 0 करेंगे। तो इसका मतलब टाइम पीरियड का हाफ हम लोग को डिले चाहिए। उस डिले के बाद हम लोग बार बार इसको टॉगल कर रहे होंगे, कभी 0 से 1 कभी 1 से 0, है ना। तो ये जो अगर ये पूरी की पूरी 1 मिली सेकेंड है और ये तो ये हो गया हमारा 0.5 मिली सेकेंड। 0.5 मिली सेकेंड यानी 500 माइक्रो सेकेंड, सही। वही हमने यहाँ पे लिया कि 500 माइक्रो सेकेंड अगर हमारे पास यहाँ पर है डिले के लिए, तो डिले हमारी 500 माइक्रो सेकेंड। एफओएससी हमें गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज और 10 × 10⁻⁶ और नीचे 4 होता ही है। एन हमें गिवन है 1 क्योंकि इसने कहा है नो प्री स्केलर। नो प्री स्केलर का मतलब एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो एन 1 रख के हमने कैलकुलेट किया तो 1250 आया, सही। अब ये 1250 65,000 से बहुत छोटा है, तो अब हम लोग टाइमर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 65,535 माइनस 1250 +1, तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आई 64,286, 64,286। तो इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया अपना किसमें, हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हमें चाहिए, हमें 2 रजिस्टर में वैल्यू पुट करनी है, तो एक हमें हायर बाइट अलग चाहिए, लोअर बाइट अलग चाहिए। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, FB बनी। अब इसका प्रोग्राम क्या आप लोग लिख सकते हैं, इनसे हम आ रहे हैं, अभी तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम लिखे होंगे, तो अगर आप इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम प्रोग्राम लिख सकते हैं इसका, तो ये वीडियो को यहीं पॉज करो, प्रोग्राम लिखो, फिर वापस आके रिज्यूम करो, ठीक है। चलो, तो हो गया होगा अब तक। तो ये हमारा प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम है कि हमने क्या किया, सबसे पहले अगर डिले का प्रोग्राम देखें, टाइमर वाला जो प्रोग्राम भी हमने पीछे किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टाइमर का एक हमने डिले का प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। डिले का प्रोग्राम कैसे लिख लिया, ये वाला एक हमने वॉइड डिले, एक सब फंक्शन हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि डिले देखो, डिले कैसे प्रोड्यूस करनी है ये एकदम अलग चीज है और डिले कहाँ यूज करनी है एकदम अलग चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा फंक्शन लिखते हैं अलग से सब फंक्शन, और जहां ये डिले चाहिए वहां हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिले थी 500 माइक्रो सेकंड की, उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख लिया बिल्कुल इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास स्टेप्स थे। पहले T0 कॉन की वैल्यू, फिर टाइमर्स की वैल्यू, स्टार्ट द टाइमर, वेट, फिर स्टॉप टाइमर, फिर कैरी क्लियर द फ्लैग। सेम उसमें हमने T0 कॉन की वैल्यू 0x08 पुट करी, क्योंकि 16 बिट मोड यूज करना है, नो प्री स्केलर, तो 16 बिट मोड नो प्री स्केलर यानी 0x08, सही है। फिर TMR0H में हमने ये वाली वैल्यू FB वाली डाल दी, TMR0L में 0x1 ही ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद फिर T0 कॉन बिट मतलब टाइमर हमने ऑन कर दिया, फिर हम वेट कर रहे हैं टाइमर के फ्लैग के ओवरफ्लो होने का, फिर हमने टाइमर को बंद किया, फ्लैग को क्लियर किया, हम चले गए वापस। अब जो मेन प्रोग्राम है वो क्या है, मेन प्रोग्राम में हमें क्या करना था, हमने सबसे पहले डिफाइन माई बिट पोर्ट बी बिट्स डॉट RB5, क्योंकि RB5 पे हमें बनानी है स्क्वायर वेव। तो इसके लिए हमने क्या किया, RB5 को हमने डिफाइन कर लिया कि हमारी माई बिट है। डिफाइन करने से आसानी होती है कि अब हम जहां भी माई बिट लिखेंगे अपने आप कंपाइलर उसकी जगह पोर्ट बी बिट्स ये वाले लाइन लिख देगा, तो हमें इतनी बड़ी लाइन बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। और दूसरा फायदा ये है कि अगर बाई चांस इसके अलावा इसकी जगह कोई और बिट आ गई,
कोई और पिन आ गई RB5 की जगह, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक चेंज करना है, अंदर प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर आपको डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। सही है, इसलिए हम लोग प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया इसको माई बिट, और जो वॉइड डिले हमने यहाँ पे आगे डिफाइन किया उसको हमने डिक्लेयर कर दिया, वॉइड डिले यहाँ पे लिख के सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब ये फंक्शन हमने आगे डिक्लेयर किया है, आगे है हमारे पास, कंपाइलर को हमने ये बताया। हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, फिर हमने डिफाइन कर दिया माई बिट को, और फिर उसके बाद यहाँ से वॉइड मेन स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पिन को हमें आउटपुट पिन बनाना है। आउटपुट पिन कैसे बनाते थे हम लोग, ट्रिस रजिस्टर से। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिस बिट्स डॉट ट्रिस B5, ठीक है, ट्रिस बिट्स डॉट ट्रिस B5। देखो इन दोनों में फर्क है, पोर्ट बी बिट्स डॉट पोर्ट B5 नहीं है, यहाँ सिर्फ RB5 होता है, ठीक है। पोर्ट के लिए हम लोग RB लिखते हैं, लेकिन ट्रिस के लिए पूरा ट्रिस लिखना पड़ेगा, तो ट्रिस B5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हमारा वाइल 1, क्योंकि उसने स्क्वायर वेव हमसे जनरेट करा है, तो स्क्वायर वेव में हमें वो काम कंटिन्यूअसली करना है, बार बार इनफाइनाइट लूप लगाना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ वाइल 1 एक इनफाइनाइट लूप हमने यहाँ लगा दिया। माई बिट को हमने 1 किया, फिर इस डिले को कॉल कर लिया, जो डिले था उसको कॉल कर लिया, फिर माई बिट को 0 किया, फिर डिले को कॉल कर लिया, और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। इसको हम चाहें तो 2 लाइन भी लिख सकते हैं बजाय इसके 4 लाइनों के, ये भी हम लोग लिख सकते हैं माई बिट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ माई बिट। अगर हम सिर्फ इतना भी लिखें इन 4 के, और फिर डिले, तो 4 लाइनों की जगह 2 लाइनों में भी हमारा काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही चीजें सही, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड है, लग रहा है बड़ा प्रोग्राम है, मार्क्स चाहिए तो अच्छा है, 4 लाइनें हो जाएंगी, ज्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये भी एकदम परफेक्ट है, इसको भी करोगे तो भी मार्क्स कोई नहीं काटेगा तुम्हारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइमर का प्रोग्राम, कैसे हमें टाइमर को प्रोग्राम करना है, ठीक है। अब आता है ये तो हमारे डिले विद टाइमर, ये भी आपके सिलेबस का टॉपिक है, डिले विद एंड विदाउट टाइमर। तो ये डिले हम लोग टाइमर के साथ जब जनरेट कर रहे हैं तब, इसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर डिले। सही है, ये कैसी डिले होती है, हार्डवेयर डिले। फिर एक होती है सॉफ्टवेयर डिले। सॉफ्टवेयर डिले में हम लोग डिले के लिए पावर का यूज नहीं करते, इन सॉफ्टवेयर डिले वी यूज फॉर लूप्स फॉर जनरेटिंग द रिक्वायर्ड डिले। रिक्वायर्ड डिले को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 फॉर लूप लगाते हैं, उससे होता है, ठीक है। अगर मान लो यही वाला प्रोग्राम हमें सॉफ्टवेयर डिले से करना हो तो कैसे करेंगे, लिख के देखो, अगर तुम्हें पता है कैसे करेंगे, कर सकते हो, तो फिर इस वीडियो को यहीं पॉज करो और ये प्रोग्राम लिख के देखो सॉफ्टवेयर डिले के थ्रू। चलो, तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डिले यूज करें तो ये प्रोग्राम तो हमारा सेम रहेगा, बस हमने क्या किया, यहाँ पे इस डिले का नाम मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें डिले का बताना पड़ेगा, ठीक है। डिले में हमें अंदर लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंटीजर, कि हमें डिले आपको हमें बताना है, मतलब प्रोग्रामर बताएगा डिले कि कितना डिले चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिले का प्रोग्राम है बस ये इतना था, छोटा सा 3 लाइन का प्रोग्राम है, ज्यादा बड़ा है। वॉइड एमएस डिले अनसाइंड इंटीजर आई टाइम, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, आई टाइम कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप इसको आई जेड सी जो भी आपको लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक वेरिएबल है, इसको कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हैं, आदित्य, रमेश, सुहेल, अरबाज, जो भी देना हो, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी इसका जो वेरिएबल है उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। वॉइड एमएस डिले, ये भी फंक्शन का नाम है, इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉइड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 1 मिली सेकंड की डिले देगा एक बार में, ठीक है। वॉइड एमएस डिले अनसाइंड इंटीजर आई टाइम, अनसाइंड इंटीजर एक्स वाई, ये हमने दो यहाँ डिफाइन किए। फिर हमने एक्स के लिए एक लूप लगाया, फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इज स्मॉलर देन आई टाइम एक्स प्लस प्लस, यानी कि 0 से लेके, मान ली अगर हमने इसकी वैल्यू 100, जैसे यहाँ पे 500 दी, तो अभी 0 से लेके 500 तक ये लूप चलेगा, और यहाँ हमने इस लूप को बंद नहीं किया है, ठीक है। एक और लूप है हमारे पास, फॉर y इक्वल्स टू 0, x इज स्मॉलर देन 167 y प्लस प्लस, ये लूप यहाँ पे खत्म, यानी ये लाइन 167 बार रन होगी, ये वाली लाइन बार बार, यही लाइन 167 टाइम, क्योंकि x की वैल्यू जब तक 167 नहीं हो जाएगी तब तक ये इसको रन करता रहेगा। तो सॉरी, ये y होगा यहाँ पे, ये यहाँ पर जस्ट मिनट, ये यहाँ पर y के लिए हमने लूप लगाया ना, तो ये हमारा y है, y इक्वल्स टू 0, y स्मॉलर देन 167 y प्लस प्लस, ठीक है। तो जहां जहां पे हमारे पास जब ये लूप चलेगा 167 टाइम, तो ये 167 टाइम चलने में ये वाली लाइन हमें 1 मिली सेकंड का डिले देगी। तो अब हमने यहाँ 500 करा है, तो पहले 0 के लिए चलेगा, फिर 2 के 1 के लिए 2 के लिए, ऐसे करके 500 तक के लिए बार बार ये लाइन चलेगी 167 बार, यानी 500 मिली सेकंड का डिले हम लोग को यहाँ पर इससे मिल जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर डिले में बस प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक्यूरेट नहीं होती, हम लोग कह तो नहीं कि 500 का, लेकिन हो सकता है कि 500 से कम भी मिल जाए, 500 से ज्यादा भी मिल जाए, क्योंकि ये एक्यूरेसी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया प्रॉपर, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, एक 167 166 एक नंबर आता है कि हाँ इतना अगर चलता है तो 1 मिली सेकंड का डिले मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर प्रोग्राम में ही मिल रहा हो, ठीक है।
तो सॉफ्टवेयर डिले में ये है कि अगर कहीं पे वेग डिले चाहिए, थोड़ी सी डिले चाहिए या अप्रॉक्सीमेट डिले चाहिए, वहां हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन जहां पे हमें एग्जैक्ट डिले चाहिए होती है, जैसे ये वाला प्रोग्राम था, इसमें कहा था कि 1 किलो हर्ट्ज का चाहिए, तो ऐसी जगह पर हम लोग टाइमर यूज करते हैं, क्योंकि टाइमर हमें एग्जैक्ट डिले देता है। हार्डवेयर डिले होती है वो एकदम प्रिसाइज होती है। ठीक है, समझ में आया? डिले विदाउट टाइमर। डिले विदाउट टाइमर में हम लोग ये वाला, ये हमारे पास डिले, सॉफ्टवेयर डिले का प्रोग्राम है कि इसमें हम लोग ऐसे करके 2 लूप लगाते हैं। ये लूप यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अच्छा, आप लोग कहेंगे भी सर फॉर लूप के बाद हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स आते थे, तो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर कोई लूप हम लोग लगा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक लाइन है, जैसे इसके बाद सिर्फ एक ही लाइन है, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते। अगर एक से ज्यादा लाइन है तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वाइल लूप हो, चाहे कोई सा भी लूप। अगर इस फॉर के बाद 2 लाइन होती है यहाँ पे, इन दोनों में, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। लेकिन क्योंकि एक ही लाइन है तो अब कर्ली ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और जस्ट यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। इससे क्लियर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही चीजें चल रही। जैसे हमने देखो वाइड मेन में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाए और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, ऐसे वाइल में हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया और ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, इसका मतलब ये वाइल लूप ये यहाँ पे ये वाले इंस्ट्रक्शंस को रन करा रहा है। ठीक है, ऐसे ये फॉर जो है हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, इसका मतलब ये इस वाली लाइन को रन करा रहा है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर डिले या डिले विदाउट टाइम। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज एलईडी इंटरफेसिंग। ठीक है, एलईडी इंटरफेसिंग में जो सिंपलेस्ट डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी पिन को माइक्रो कंट्रोलर की, वो एलईडी होती है। एलईडी में 10 से लेके 20 मिली एम्पीयर करंट हम लोग को चाहिए होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर में तो 8051 में तो ये प्रॉब्लम थी कि उसमें हम लोग बहुत ज्यादा करंट सप्लाई नहीं कर सकते, 2 मिली एम्पीयर की 5 मिली एम्पीयर की करंट बस वो सप्लाई करता था। लेकिन यहाँ पिक जो है वो 25 मिली एम्पीयर की करंट सप्लाई कर देता है। तो इसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली भी एलईडी को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आउटपुट पिन है हमारी पिक की, उसमें डायरेक्टली हमने पिन को कनेक्ट कर दिया, इसके साथ में एक 330 ओम का या 470 ओम का एक हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते, 330 से 470 ओम तक के, जिससे कि एलईडी हमारी खराब ना हो, एकदम से ज्यादा करंट ना चली जाए। तो करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, और बाय एलईडी, खैर ये सिंपल एलईडी के बारे में लिखा है कि 0.7 से लेकर 2.2 वोल्ट तक उसका कट इन वोल्टेज होता है। हम तो 5 वोल्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑन होगी ही होगी। ठीक है, रजिस्टर इसमें एक लगाएगा, सोर्स करंट इस कर, अच्छा ये कि करंट देखो, एक तो है कि हमने ऐसे लगाया एलईडी को, इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो ऐसे लगाना कि हमने एलईडी को लगाया, हम लोग यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं और ये ग्राउंड में जा रही है, तो जब हम इसको 1 देंगे तब एलईडी चलेगी, जब 0 देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है ये वाला कि इसमें हम करंट सिंक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करंट सोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे करंट सिंक कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन एनोड। कॉमन एनोड मोड में हम लोग जब इसको 0 देंगे तब एलईडी जलेगी, जब इसको 1 देंगे तो एलईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। इसको कॉमन एनोड क्यों कहते हैं? देखो ये एलईडी का एनोड टर्मिनल है, ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, तो कॉमन एनोड में क्या होता है, मान लो मुझे और भी कोई एलईडी अगर लगानी हो, ये मैंने 8051 में लिखा हो, तुम इसको पिक कर लेना। ठीक है, पोर्ट A0 मान लो इसको है यहाँ पे, तो ये इस टाइप से एक और एलईडी है हमारी। ठीक, तो इसमें हमने कॉमन एनोड यूज किया है, इसमें भी सेम रहेगा। और ये दूसरी पिन से PA मान लो 1 से कनेक्टेड है, PA.1 से। तो अब इसमें एनोड तो सबके कॉमन है, पॉजिटिव पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं सबकी, और नेगेटिव पे हम लोग 0-1 से डिसाइड कर रहे हैं कौन सी एलईडी जलेगी, कौन सी एलईडी बंद रहेगी। सही है, यहाँ पे कॉमन कैथोड है, ये जो कैथोड है ना, देखो ये एनोड था, ये कैथोड था इसका टर्मिनल। तो अब इसमें कैथोड जो है, अगर कोई और भी हमारे पास ऐसे एलईडी हो तो वो उसका भी कैथोड हम ऐसे करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और हम यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। अब अगर हम इसमें 1 देंगे तो एलईडी जलेगी, क्योंकि ये तो ग्राउंड से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमें यहाँ पे 1 देना है, तो अगर हम 1 देंगे तो एलईडी जलेगी, 0 देंगे तो एलईडी नहीं जलेगी। तो इनके कैथोड तो सबके कॉमन है, एनोड अलग अलग है। एनोड को हम लोग इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं एलईडीज को जलाने और बंद करने, मतलब ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ये वही इसका है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली इस पे अगर ब्लिंक करा रहे हैं तो एलईडी 0 हमने लिया, जब 0 करेंगे तो ऑन होगी, फिर डिले लगा देंगे तो ऑफ हो जाएगी, फिर 1 करेंगे तो ऑन हो जाएगी, सॉरी डिले लगा देंगे तो ऑन रहेगी, फिर 1 करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, फिर डिले लगाएंगे तो ऑफ रहेगी, फिर जब वापस आएगा तो फिर ऑन हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा होगा, जब एलईडी को 1 करेंगे तो ऑन होगी और जब 0 करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो हर माइक्रो कंट्रोलर में जो कैपेसिटी होती है उसकी, करंट को सप्लाई करने की कैपेसिटी कम होती है, सिंक करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे पिक हमारा है वो 25 मिली एम्पेयर की करंट सप्लाई कर सकता है और सिंक कर सकता है 50 मिली एम्पेयर तक की, जो नॉर्मल प्रैक्टिकली होते हैं। डेटा शीट में नॉर्मली ये लिखा होता है 25 एम्पेयर तक की आप सिंक करिए, ज्यादा मत करिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं कि उसमें
सिंक अच्छी खासी होती है, तो ग्राउंड से उसको, ग्राउंड हमने दिया हुआ होता है तो अपने आप वो ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता है, तो सिंक करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है माइक्रो कंट्रोलर की सोर्स करने से। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइनल हमारा हो गया। आपका इनसेम का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इनसेम में इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जितना मैंने डिस्कस किया अपने वीडियोस में, बस उतना ही है। उतने में आपका सारा पूरा 30 में से 30 मार्क्स का पेपर इसमें से आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। नहीं आया तो 25 का आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो मैंने 2 प्रोग्राम कराए हैं टाइमर वाले, इसी से रिलेटेड ऐसे ही प्रोग्राम्स आते हैं कि किसी पिन पे आपको 1 किलोहर्ट्ज़ किया तो स्क्वायर वेव जनरेट करनी है या उसको ऑन ऑफ करना है। ठीक है, ये अगर हो सका तो कल एक वीडियो और बना के, मैं जो लास्ट ईयर का जो इनसेम का पेपर था उसमें 4 प्रोग्राम आए हुए थे, तो उन चारों प्रोग्राम्स को मैं करके आपको दिखा भी दूंगा कि कोई प्रोग्राम है तो उसको कैसे आपको लिखना है, जिससे आपको फुल मार्क्स उसमें मिल सके। ठीक है, तो चलिए, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, उस पर आप कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना।